अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें। तो व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपको 650 वाट कैनेडियन सोलर का जो पैनल है 650 वाट का, उसके बारे में मालूमात दूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि 650 वाट का पैनल जो है वो कितना AC DC लोड मैनेज कर सकता है, आप इसके साथ क्या क्या चला सकते हैं, किस तरह ये बाकी पैनल से जो है वो डिफरेंट है, इसकी एफिशिएंसी की बात करेंगे, इसकी कैलकुलेशन जो है वो भी करके आपको दूंगा, और इसके अलावा इसकी प्राइस भी आपको बताऊंगा। तो इससे बड़ा जो पैनल है, इससे बड़ी रेंज में यानी 700-800 वाट्स में कोई पैनल मार्केट में नहीं होता। यानी कि पैनल कम से कम जो है वो आपको आमतौर पे जो यूज़ होता है वो 150 वाट का यूज़ होता है कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा जो मार्केट में सेल होता है वो 650 वाट की कैटेगरी में होता है, यानी 665 वाट तक जो है ये पैनल अवेलेबल होता है। तो यानी कि ये सबसे बड़ा पैनल है मार्केट में जो अवेलेबल है। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए जो है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप जो है 550 वाट के पैनल से जो बखूबी वाकिफ़ हैं, लेकिन 650 वाट के पैनल से आप जो है वो बहुत सी चीज़ें आपको हो सकता है इसके बारे में ना पता हूँ। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को दूसरे के साथ शेयर करें ताकि एक आम आदमी तक सोलर की सारी मालूमात पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो व्यूअर्स, अगर आप मार्केट में देखें तो कैनेडियन सोलर के 640 वाट से लेकर 645 वाट का भी आपको पैनल मिल सकता है, 650 का भी, इसी तरह 655 का भी, इसी तरह 660 का भी, और इसी तरह 665 का भी, यानी 665 वाट तक आपको ये सारी रेंज मिल सकती है। इनमें फ़र्क क्या है? थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। ज़ाहिर है जब वाट्स बढ़ते जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा जो वोल्टेज और करंट में माइनर सा पॉइंट में डिफरेंस आता जाएगा। यानी कि अगर आप इसके ओपन सर्किट वोल्टेज की बात करें तो वो तकरीबन 42 से 43 वोल्ट, 42 से 43 वोल्ट्स ओपन सर्किट वोल्टेज ये देता है जब इसको आप पैनल परचेस करके ओपनली चेक करते हैं, यानी सर्किट में कनेक्ट नहीं करते। और करंट जो उस वक्त इसका मिल रहा होता है वो तकरीबन 14 पॉइंट समथिंग होता है। अब देखिए, इनमें से आप कोई सा भी सिलेक्ट करेंगे ना तो ये पॉइंट में थोड़ा थोड़ा वेरी करेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये टिपिकल मैं आपको बता रहा हूँ। अब जब से सर्किट में कनेक्ट करेंगे तो आपको जो ऑपरेटिंग वोल्टेज मिलेंगे वो मिलेंगे तकरीबन 35 से 36 वोल्ट, 35 से 36 वोल्ट, और जो इसका ऑपरेटिंग करंट मिलेगा वो आपको मिलेगा 13 पॉइंट समथिंग, 13 एम्पियर के करीब करीब। अगर आप इसको 550 वाट के पैनल से कंपेयर करें तो वहाँ पे ये देखें, वहाँ पे ये ओपन सर्किट आपको कितने मिलते थे? 49, और करंट कितना मिलता था? 10 के करीब करीब, 10 पॉइंट समथिंग, यानी उसका करंट कम था, वोल्टेज ज़्यादा थे। इसके वोल्टेज कम है और करंट ज़्यादा है। व्यूअर्स, अगर आप ये पैनल की जो सेल्स की बात करें तो इसमें जो ये सेल्स हैं, जो आपको मैं अक्सर बताता हूँ कि ये जो सेल्स होते हैं इसके, ये 132 सेल्स हैं इसमें। जबकि आप सोच रहे होंगे कि भाई 550 में तो 144 थे, इसमें 132 हैं, लेकिन सेल का साइज़ बड़ा है ऑब्वियसली, क्योंकि डायमेंशन और इसकी ज़्यादा है। यहाँ पे 2.38 मीटर लंबा है, जबकि जो 550 वाट का था वो 2.2 था। यहाँ पे ये 1.3 मीटर चौड़ा है, जबकि वो 1.3 मीटर चौड़ा है, जबकि वहाँ पे वो 1.1 था। तो लंबाई चौड़ाई डेफिनेटली बड़ी है, तो डेफिनेटली इसके सेल्स का जो साइज़ है वो बड़ा है। सेल्स 132 है, लेकिन सेल्स का साइज़ बड़ा है। फिर बात करते हैं वारंटी की। तो जो वारंटी है इसकी 12 साल इसकी वारंटी है, और 25 ईयर्स 25 साल इसकी लाइफ है पैनल की। इसका वेट तकरीबन 34 किलो के करीब है, 34 किलोग्राम इसका वेट है। मोनोपर्क टेक्नोलॉजी का ये पैनल है। इस 650 वाट के पैनल को आपने इस्तेमाल कैसे करना है, मतलब आपके साथ कौन सा चार्ज कंट्रोलर लगा सकते हैं कि आप एक पैनल को इस्तेमाल करके अपने घर का काफ़ी लोड मैनेज कर सकें। तो मैं आपको बताऊंगा कि DC लोड भी इसके साथ कैसे चलाना है, और आपको ये भी बताऊंगा कि इसके साथ AC लोड जो है वो कितना चला सकते हैं। आपको कैपेसिटी का पता होना चाहिए कि एक पैनल के अंदर कितनी ताकत है, एक पैनल आपके लिए कितना लोड चला सकता है, एक पैनल आपके लिए क्या कुछ कर सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर इसको कंपेयर करें ना 150 वाट के पैनल के साथ, 150 वाट के पैनल के साथ, तो वो अगर 5 लगाएं तो ये एक पैनल उन 5 के बराबर है। यानी एक 650 वाट का पैनल लगा लें और आप अपने छत का कम एरिया कवर करेंगे, मतलब छत को भी कम यूटिलाइज़ करेंगे और मैक्सिमम एफिशिएंसी लेंगे, मैक्सिमम लोड चला सकेंगे। तो बहुत से लोग जब सोलर की दुनिया में फ़र्स्ट टाइम कदम रखते हैं, पहली दफ़ा जब सोलर लगाते हैं अपने घर में, तो वो 150 वाट के पैनल से स्टार्ट करते हैं। और बहुत से लोग जो हैं 150 वाट पैनल जो हैं वो काफ़ी अरसे से इस्तेमाल कर रहे हैं, और उन्हें छत पे एरिया भी ज़्यादा है, उनका थोड़ा ज़्यादा लग गया है, और उनके पंखे और लाइट्स जो हैं वो भी इतने ज़्यादा मैनेज नहीं हो रहे। क्योंकि अगर आप 2 पैनल लगाते हैं 150 वाट के, तब जाके आपका 220 वोल्ट का एक पंखा चलता है। और अगर आप एक पैनल लगाते हैं 150 वाट का, तो आप 220 वोल्ट वाला एक पंखा नहीं चला सकते, बल्कि आप AC DC सिर्फ एक पंखा चला सकते हैं। जबकि इसके मुकाबले में अगर 650 वाट का अगर आप एक पैनल यूज़ करते हैं तो वो जो है वो 5 पैनल के बराबर है।
बल्कि आप ये कह लें कि 5 से भी ज़्यादा आप कह सकते हैं, क्योंकि ये AC DC पंखे अगर सिर्फ डे टाइम चलाए जाएँ, आपको बैकअप रिक्वायर्ड ना हो, तो 7 से 8 पंखे आप आराम से इस एक पैनल के ऊपर चला सकते हैं। अब कैसे चला सकते हैं? AC लोड जो है अगर मैं बताऊं तो 330 वाट तक का AC पावर ये जनरेट करके आपको दे सकता है। कैसे कर सकता है ये, मैंने ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट की और मुझे कैसे पता है कि 7 से 8 पंखे चल सकते हैं, ये भी सारी कैलकुलेशन मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि कनेक्ट कैसे करना है। तो अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो आपने एक नॉन हाइब्रिड MPPT चार्ज कंट्रोलर इस्तेमाल करना है अगर आप इससे सिर्फ DC लोड चलाना चाहते हैं। अगर AC लोड चलाना चाहते हैं और UPS के साथ चलाना चाहते हैं लोड, और UPS को आप जो है वो हाइब्रिडली कंट्रोल करना चाहते हैं, यानी ऑटोमेटिक डे टाइम पे सोलर से बैटरी चार्ज हो, सोलर से लोड रन हो, और इवनिंग में शाम को ऑटोमेटिक वापडा से बैटरी की चार्जिंग होने लग जाए और वापडा से लोड रन होने लग जाए। अगर आप ये चाहते हैं फिर तो आपको हाइब्रिड MPPT का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी सिनको का या सिमटेक का। लेकिन अगर आप जो है वो हाइब्रिड ऑप्शन की तरफ नहीं जाते, आपके पास जो है वो आप जो है वो चाहते हैं कि आप AC लोड चलाएं मगर जो है वो मैनुअली चलाएं, यानी कि ऑटोमेटिक स्विचिंग नहीं कराना चाहते, फिर आपको एक चेंज ओवर का इस्तेमाल करना पड़ता है। और फिर आपको ज़रूरी नहीं है कि आप हाइब्रिड MPPT लें, फिर आप नॉन हाइब्रिड MPPT भी ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आप DC लोड कैसे चलाएंगे। तो DC लोड इस पैनल के साथ अगर DC लोड चलाना चाहते हैं तो फिर सिंपली आपने नॉन हाइब्रिड MPPT एक परचेज़ करना है। आप फॉर एग्जांपल आप माइक्रो पावर का भी परचेज़ कर सकते हैं, नॉन हाइब्रिड है। और एक पैनल अगर आप परचेज़ करके लाते हैं तो आपने इसे कैसे कनेक्शन करने हैं, आप कनेक्शन का तरीका समझ लें। सबसे पहले आपने बैटरी कनेक्ट करनी है नॉन हाइब्रिड MPPT के साथ। बैटरी जो है, याद रखिएगा, बैटरी जो है वो आपने बहुत बड़ी भी नहीं लगा देनी, क्योंकि पैनल आपके पास सिर्फ एक है तो बहुत बड़ी पैनल नहीं लगानी, क्योंकि बहुत बड़ी बैटरी फुल डे में चार्ज नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप लोड भी और साथ साथ रन कर रहे हैं। तो आपने एक एवरेज साइज़ की तकरीबन 100 AH या तकरीबन 150 AH, 100 से 150 AH की बैटरी आप ले सकते हैं। आप लेड एसिड बैटरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप एक लेड एसिड बैटरी 100 से 150 AH की यहाँ लगा लें, पहले बैटरी का कनेक्शन कर लें, प्लस को प्लस के साथ जोड़ दें, माइनस को माइनस के साथ जोड़ दें, तो ये आपका जो नॉन हाइब्रिड MPPT है ये स्टार्ट हो जाएगा। इसके ऊपर डिस्प्ले आ जाएगा, बैटरी के वोल्टेज आपको यहाँ नज़र आएंगे, 12 वोल्ट, 11 वोल्ट, 13 वोल्ट, जितने भी हैं वो डिस्प्ले पे नज़र आएंगे लेफ़्ट साइड पे। राइट साइड पे एम्पेयर आपको अभी इसलिए दिखाई नहीं देंगे क्योंकि अभी आपने सोलर जो है उससे कनेक्ट नहीं किया। अब आपने क्या करना है, पैनल आपने लेना है, इसकी जो पॉजिटिव जो टर्मिनल है, जो इसकी पॉजिटिव लीड है जहाँ पे MC4 कनेक्टर लगा हुआ है, वो आपने लगा देना है। आपने वायर यूज़ करनी है 4 mm की DC वायर यूज़ करनी है, और वो आपने उसके साथ MC4 कनेक्टर जो हैं वो लगा लेने हैं और उसको दोनों को यहाँ प्लग कर देना है। और वो वायर यहाँ पे ले जाके आपने एक बीच में ब्रेकर भी इस्तेमाल करना है। 32 एम्पियर का एक ब्रेकर आप इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आपके जो ऊपर से करंट आ रहा है इसका वो मैक्सिमम 13 एम्पेयर के करीब आ सकता है, इससे ज़्यादा तो वो आ भी नहीं सकता। और इसके जो वोल्टेज हैं वो तकरीबन 35 से 36 वोल्ट आ रहे होंगे। तो आप एक 32 एम्पेयर का ब्रेकर, DC ब्रेकर, श्नाइडर कंपनी का DC ब्रेकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ ब्रेकर लगाएंगे इसके बीच में, इस जगह के ऊपर, यानी यहाँ पे एक ब्रेकर लगेगा, ठीक है। और ये ब्रेकर जो है जैसे मैंने बताया 32 एम्पेयर का DC ब्रेकर होगा, AC ब्रेकर नहीं होगा। गलती से भी AC वायरिंग या AC ब्रेकर का इस्तेमाल आपने नहीं करना, क्योंकि अगर आप AC वायरिंग बीच में लेकर आए या फॉर एग्जांपल आपने AC ब्रेकर यूज़ किया तो आप बहुत सारी जो पावर है वो ज़ाया कर बैठेंगे। तो आपने ये करना है कि यहाँ से एक ब्रेकर कनेक्ट कर देना है 32 एम्पियर का, और यहाँ पे आपने उसकी आउटपुट निकाल के आपने PV सोलर, यानी जहाँ पे PV लिखा होगा वहाँ पे प्लस को प्लस के साथ जोड़ देना है और माइनस को माइनस के साथ जोड़ देना है। तो ये देखें कि ये आपका सिंपल सेटअप है। आपने एक पैनल परचेज़ किया, एक DC ब्रेकर परचेज़ किया, एक नॉन हाइब्रिड MPPT लगाया, साथ एक बैटरी लगाई। पहले बैटरी लगाई, पहला कनेक्शन बैटरी का है, दूसरा कनेक्शन इसका है। अगर आपने पहले ये लगा दिया बाद में ये लगा दिया तो ये ख़राब होने का खदशा होता है, अक्सर ख़राब ही होता है ये। तो इसलिए आपने बहुत एहतियात से कनेक्शन करने हैं। एक दफ़ा बैटरी आपने ऑन कर दी और उसके बाद आप सोलर जो है वो लगा देंगे। और जब ऑफ़ करने का कभी ज़रूरत पड़ जाए तो आपने सबसे पहले सोलर को ऑफ़ करना है और बाद में बैटरी को ऑफ़ करना है। अगर आपने उल्टा किया तो ये ख़राब हो जाएगा। अच्छा जी, अब ये तो हो गया कनेक्शन आपने कैसे करने हैं। अब आपने चलाना है DC लोड। तो DC लोड जो है वो आपका यहाँ पर है। अब DC लोड क्या हो सकता है, आपका मिसाइल मोटर, DC मिसाइल मोटर हो सकती है, DC पंप हो सकता है, DC जो है आयरन हो सकती है, DC आयरन हो सकती है, DC AC DC पंखे हो सकते हैं, DC लाइट्स हो सकती हैं। DC लोड कोई भी यहाँ पर हो सकता है। अब उसका DC लोड का एक है प्लस और एक है माइनस। तो आपने सिंपली बीच में एक PWM चार्ज कंट्रोलर का इस्तेमाल करना है। चूँकि ये आप 7 से 8 पंखे चला रहे हैं, हैवी लोड मैनेज करना चाह रहे हैं, तो PWM चार्ज कंट्रोलर आपने 60 एम्पेयर का यूज़ करना है, 20-30 एम्पेयर वाला यूज़ नहीं करना है। ये आपने ख्याल रखना है। ये तकरीबन आपको 5000 की प्राइस में तकरीबन मिल जाता है 60 एम्पेयर का। ये आपने यूज़ करना है। इसकी एक जो टर्मिनल होगा, एक साइड पे जो लिखा होगा सोलर लिखा होगा, सेंटर पे जो है पोर्ट्स होगी,
जो पोर्ट्स के बारे में बता रहा हूँ कि लेफ्ट साइड पे पोर्ट है सोलर की, सेंटर में है बैटरी की, राइट साइड पे है लोड की। सोलर वाली पोर्ट पे आपने कुछ भी कनेक्ट नहीं करना, इसको खाली छोड़ देना है क्योंकि सोलर ऑलरेडी आपने MPPT से कनेक्ट कर दिया है। अब देखिए बैटरी जहाँ पे लिखा है वो बैटरी को बैटरी से कनेक्ट करना है। देखें MPPT को भी बैटरी से कनेक्ट करना है और PWM को भी बैटरी से कनेक्ट करना है, दोनों को बैटरी से कनेक्ट करना है। फिर है लोड, तो लोड का प्लस और माइनस जो है वो आपने लोड की तरफ ले जाना है। ऑब्वियसली बीच में बटन्स भी होंगे, तो आप अपना अच्छा जो है 32 एम्पेयर्स तक का लोड इजीली ड्राइव कर सकते हैं क्योंकि आपने डबल कैपेसिटी का PWM चार्ज कंट्रोलर इस्तेमाल किया, तो आपको किसी ट्रबल का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपने यहाँ पे अगर 30 एम्पेयर का PWM चार्ज कंट्रोलर लगाया तो डेफिनेटली वो बर्न हो जाएगा, वो नहीं चल सकेगा, लोड नहीं उठा सकेगा। अक्सर लोग ये कंप्लेन करते हैं कि PWM चार्ज कंट्रोलर लोड नहीं पिक कर रहा, पंखे की स्पीड कम है, कभी कम करता है कभी ज़्यादा करता है। वो इसलिए करता है क्योंकि आपने PWM चार्ज कंट्रोलर जो है वो कम कैपेसिटी का लगाया होता है, आपने कैलकुलेशन नहीं की होती और जो उसके ऊपर लिखा होता है आप उसके ऊपर बिलीव कर लेते हैं। अगर ये 60 है तो मैं तो इसको तकरीबन 35-40 से ऊपर नहीं मानता। 35-40 एम्पेयर तक का लोड ये आराम से चला सकता है। लेकिन अगर आपका DC लोड फॉर एग्जाम्पल इस तरह के 2 पैनल्स हों और DC लोड आपने इससे भी ज़्यादा ड्राइव करना हो, फिर तो आपको मैं ये कहूँगा इस तरह के 2 लगाएं। यानी कि 2 इसलिए लगाएं कि टू बी ऑन द सेफ़र साइड आपको ख्याल रखना है कि जो उसके ऊपर स्टिकर लगे हुए हैं उस पर आपने नहीं जाना। अगर वो 30-40 दे रहा है तो उन्होंने 60 का लगाया होगा, लेकिन अगर 30 एम्पेयर लिखा है तो समझो वो 20 एम्पेयर का होगा, 20 का लिखा है समझो 10 का होगा, 10 वाला तो ना ही परचेज़ करें। तो ये तरीका है, समझा दिया मैंने आपको। वायरिंग बहुत सिंपल है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है उसमें। सबसे पहले बैटरी का कनेक्शन, बाद में सोलर का कनेक्शन ब्रेकर के साथ। अच्छा, ब्रेकर और MPPT के दरमियान ब्रेकर एक और आपने लगाना है यहाँ पे, वो भी बता देता हूँ। यहाँ पे भी एक ब्रेकर लगेगा, फिर 63 एम्पेयर का DC ब्रेकर यूज़ करना है। बैटरी के जो टर्मिनल होंगे MPPT के उसके और बैटरी के दरमियान में, यानी इस जगह के ऊपर। तो यहाँ पर 32 एम्पेयर से ज़्यादा भी आ सकते हैं क्योंकि आपको यहाँ 63 एम्पेयर का DC ब्रेकर इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे किसी भी AC ब्रेकर का इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा, अब सवाल आएगा कि ये वायरिंग कौन सी इस्तेमाल करें, ये वाली जो वायरिंग है। तो देखें ये वाली जो वायरिंग है ये आपको यूज़ करनी चाहिए 16 mm स्क्वायर की, ठीक है। 16 की यूज़ कर लें, लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल 10 mm स्क्वायर की भी यूज़ कर लें मिनिमम, लेकिन 10 से 16 के दरमियान में कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास जो है वो ये अवेलेबल ना हो तो जो 4 mm की जो वायर होती है उसको डबल करके फिर आप यूज़ करें। अगर आपके पास 4 mm वायर है और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, तो फिर 4 mm की वायर को डबल करके आपने इस्तेमाल करना है। 4 mm की जो DC केबल होती है जो आमतौर पे 550 वाट और 650 वाट के पैनल के साथ इस्तेमाल होती है, और ये पैनल आप परचेज़ करते हैं तो इसका जो प्लस और माइनस होता है, इसके साथ जो पीस ऑफ केबल लगा होता है कि यहाँ और यहाँ, वो भी 4 mm का होता है, 4 mm स्क्वायर का होता है। DC 4 mm होती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये 4 mm कितना करंट बर्दाश्त कर सकती है। इसके बारे में भी मैं आपको कुछ मालूमात देता हूँ। अगर हम DC केबल की बात करें, और राइट नाउ अभी जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं 4 mm स्क्वायर की केबल। इसकी हमने बात करनी है एम्पेसिटी की। व्हाट इज़ एम्पेसिटी? एम्पेसिटी का मतलब होता है कि करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए वायर विदाउट ओवर हीटिंग, ठीक है। यानी विदाउट ओवर हीट हुए वे कोई जो इसमें ये करंट गुजर सकता है, इसके अंदर से DC करंट गुजर सकता है, वो इसकी एम्पेसिटी कहलाती है। तो अगर आप कॉपर की वायर यूज़ कर रहे हैं तो उसकी एम्पेसिटी 4 mm की यूज़ कर रहे हैं तो उसकी एम्पेसिटी जो होती है, एम्पेसिटी की बात करूँ, वो 35 एम्पेयर होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप 35 एम्पेयर आराम से इसमें से गुजार सकते हैं। इसकी जो मैक्सिमम करंट निकलता है कि कितना करंट इसमें से, कितना करंट आप ईज़िली इसके अंदर से गुजार सकते हैं विदाउट ओवर हीटिंग, वो डिपेंड करता है एम्पेसिटी ऑफ द केबल के ऊपर। वो डिपेंड करता है केबल की जो इनसाइड जो टेम्परेचर है, केबल के अंदर का जो टेम्परेचर है यानी कोर का, उसके टेम्परेचर पे, और बाहर का यानी जहाँ पे वो इंस्टॉल की गई है उस इन्वायरमेंट का कितना टेम्परेचर है उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये जो है बेसिकली मैक्सिमम करंट जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतनी करंट कैपेसिटी इसकी कम हो जाएगी, यानी करंट फिर कम गुजरेगा, राइट, वरना ओवर हीटिंग होगी, राइट। तो जितना करंट अगर आप ऐसे इन्वायरमेंट में इंस्टॉलेशन कर रहे हैं जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, तो फिर आपको जो है वो अच्छे गेज की वायर यूज़ करनी चाहिए, मोटी वायर यूज़ करनी चाहिए, ताकि वो उसके साथ ओवर हीटिंग का इशू ना आए, ठीक है। तो मैक्सिमम करंट कितना आप गुजार सकते हैं वायर के साथ, अगर 4 mm की केबल हो तो वो आपकी जो थ्योरेटिकल वैल्यू है वो 31.8 जो है एम्पेयर्स हैं। ये भी तब जब वो वायर प्योर कॉपर की 100% ओरिजिनल ब्रांड की हो और ओरिजिनल केबल हो और प्योर कॉपर हो तब। लेकिन जो हमारे यहाँ पे कंडीशंस हैं वहाँ पे तो ना प्योर कॉपर है ना प्योर गेज है, तो वहाँ पर आपको आप
25 ज़हन में रखें, यानी 25 एम्पेयर से ज़्यादा आपने DC एक 4 mm की केबल पे लोड नहीं डालना, ठीक है। फिर टेम्परेचर अगर वहाँ पे ज़्यादा है तो फिर 20 एम्पेयर से ज़्यादा ना डालें, ठीक है। टेम्परेचर जो है उसको आपने ज़हन में रखना है। अच्छा, ये तो हो गया ना टेम्परेचर का क्या इम्पैक्ट है वायर के ऊपर, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि सोलर जो पैनल है 650 वाट का, 650 वाट का जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, अगर आप उसको 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं, 25 डिग्री टेम्परेचर फ़र्ज़ करें, तो ये 800 वाट्स पर मीटर स्क्वायर जनरेट करता है। और अगर यही टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस हो, ये टेम्परेचर कम हो, तो ये 1000 वाट्स पर मीटर स्क्वायर जनरेट कर। इसकी एफिशिएंसी जो है, इसकी जो एफिशिएंसी एरिया के हिसाब से वो 5 डिग्री के ऊपर ज़्यादा मिल रही है और 25 के ऊपर कम मिल रही है। और अगर टेम्परेचर आप 25 से आगे 40 पे ले जाएंगे तो इधर वायर भी ओवर हीट होने का चांस है। अगर आपने वायर कम mm की यूज़ की तो वायर जो है उसकी रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है R = ρl/A, ये फार्मूला है। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यानी लेंथ जब वायर की ज़्यादा होगी, जब आप लंबाई ज़्यादा रखेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, यानी लॉसेस ज़्यादा होंगे, आपकी वोल्टेज और एम्पेयर ज़ाया होंगे। तो आपको लेंथ जो है MPPT और पैनल के दरमियान में जो लेंथ होती है वो शॉर्ट रखनी पड़ती है। और एरिया का मतलब है क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी केबल की मोटाई। अगर आप केबल की मोटाई ज़्यादा रखेंगे तो रेजिस्टेंस कम होगी, यही हम चाहते हैं। अगर आप केबल की लेंथ कम रखेंगे तो रेजिस्टेंस भी कम मिलेगी, यही हम चाहते हैं। तो आपको लेंथ कम रखनी चाहिए, मोटाई ज़्यादा रखनी चाहिए, यानी कि केबल अच्छी मोटी इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर एक पैनल है तो 4 mm की वायर यूज़ कर लें, 2 पैनल हैं तब भी 4 mm की यूज़ कर लें, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर 3 या 4 ज़्यादा पैनल हैं तो आप 6 mm की वायर पे स्विच कर सकते हैं। अगर इसके अलावा आप देखें कि रो जो है वो है रेजिस्टिविटी, जो कि मटेरियल पे डिपेंड करती है कि कॉपर है या एलुमिनियम है, कौन सा मटेरियल है। लेकिन रेजिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी उतना पावर लॉस ज़्यादा होगा। P = I²R। अगर आपके यहाँ पे केबल की लेंथ ज़्यादा होगी, यानी आपने MPPT और सोलर पैनल के दरमियान में बहुत दूर रख दिया आपने MPPT, यानी लेंथ बढ़ा दी तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, पावर लॉस ज़्यादा आएगा। लेंथ बढ़ा दी तो रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा आएगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा आएगी तो पावर लॉस भी ज़्यादा आएगा, राइट। तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि MPPT को और पैनल को इसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो आपने 10 मीटर से ज़्यादा कोशिश करें ना रखें। लेकिन अगर रखना पड़ जाए तो उसका सोल्यूशन ये है कि 4 mm की केबल के बजाय 6 mm की केबल का इस्तेमाल किया जाए, ठीक है जी। फिर इसका ये सोल्यूशन है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि फिर आप 100 मीटर दूर ले जाएँ इसको, मतलब ये नहीं, मेरा ये मतलब है अगर 4 mm की वायर यूज़ कर रहे हैं, 10 मीटर 12 मीटर के अंदर आपने MPPT को रखना है या सोलर इन्वर्टर को रखना है। लेकिन अगर मजबूरी में आपको 20-25 मीटर रखना पड़ रहा है तो फिर आप उसके साथ 6 mm की वायर यूज़ कर लें, अच्छे गेज की वायर यूज़ कर लें, ताकि जो है वो अच्छा। फिर वायर जो है ना उसमें ऑल्दो कि उसके अंदर जो है वो वेदर रेजिस्टेंट मटेरियल यूज़ होता है, आउटर जो कोटिंग होती है वो वेदर रेजिस्टेंट होती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप पैनल के नीचे जो वायर है वो ओपन धूप में छोड़ दें, बल्कि आपको फ्लेक्सिबल पाइप का इस्तेमाल करना चाहिए। फ्लेक्सिबल पाइप के अंदर वायर डालें, जितनी वायर ठंडी रहेगी, जितनी वायर जो है बाहर इन्वायरमेंट यानी धूप से बची रहेगी, उतना वो अच्छा परफॉर्म करेगी, लॉसेस कम देगी। तो ये थी मालूमात एम्पेसिटी के बारे में और केबल की करंट कैरिंग कैपेसिटी के बारे में। तो व्यूअर्स अब बात कर लेते हैं प्राइस की। 650 वाट का कैनेडियन सोलर का पैनल जो है वो 60,000 से लेकर 65,000 के दरमियान में कोई भी प्राइस, 60,000 से 65,000 के दरमियान में कोई भी प्राइस आपको मिल सकती है। डिपेंड करता है आपकी सिटी पे और आप कितने पैनल्स परचेज़ कर रहे हैं। 60 से 65,000 के दरमियान में आपको ये पैनल मिल सकता है। MPPT नॉन हाइब्रिड जो है वो आपको तकरीबन 12,500 की प्राइस में मिल जाता है। PWM चार्ज कंट्रोल आपको 60 एम्पियर का 5,000 की प्राइस में मिल जाता है। पैनल आपको 60 से 65,000 की में मिल जाएगा। आपको स्टैंड इसका तकरीबन 6,500 में आपको मिल जाता है। पूरा बजट आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप अगर ये एक पैनल इंस्टॉल करते हैं तो आप जो है वो अपने घर के जो है वो 7 से 8 AC/DC पंखे डे टाइम में मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको रात को भी बैकअप चाहिए तो आपको चाहिए कि आप दिन के दौरान पूरे 8 पंखे यूज़ ना करें, बल्कि 4 से 5 पंखे यूज़ करें, ताकि जो बाकी एम्पेयर जो बच गए हैं वो बैटरी चार्जिंग के लिए इस्तेमाल हों। इस बात का भी आपने ख्याल रखना है। जब आप AC लोड चलाने की कोशिश करेंगे तो आप इन्वर्टर बीच में इस्तेमाल करेंगे, तो इन्वर्टर जो है वो तकरीबन 70% एफिशिएंट होता है आमतौर पर टिपिकली। तो आप क्या करें कि आपकी जो पावर आ रही थी 500 के करीब, इसको आप उसका 70% ले लें, तो आपके पास 350 वाट आता है। यानी AC पावर आपको 350 वाट मिलेगी इस एक पैनल के से। 2 पैनल होंगे तो 700 वाट मिलेगी, ठीक है, सिंपल है। तो अगर आप 350 वाट तक का AC लोड चलाना चाहते हैं जिसमें 3 पंखे और कुछ लाइट्स हो सकती हैं, ठीक है, 350 वाट में जो छोटे साइज़ की वॉशिंग मशीन होती है, नॉर्मल घर की जो वॉशिंग मशीन होती है, मतलब एक ऑटोमेटिक की बात नहीं कर रहा हूँ, वो भी आपकी इससे चल सकती है। इसके अलावा आप इससे कंप्यूटर चला सकते हैं, LED घर में जो है वो आप चला सकते हैं, LED TV चल सकता है इसके साथ। इसके अलावा इसके साथ जो है लैपटॉप चल सकता है, वायरलेस राउटर चल सकता है,
मोबाइल चार्ज हो सकता है, ये सारी चीज़ें जो है इससे हो सकती हैं। 3 पंखे मैक्सिमम आप 220 वोल्ट वाले 3 पंखे आराम से इसके ऊपर चल सकते हैं, ठीक है। इसके साथ अगर बैटरी की सपोर्ट के साथ अगर बैटरी आप 8 दे रही हो डे टाइम में, तो तकरीबन आप समझ लें 3 पंखे आराम से चल सकते हैं, साथ कुछ लाइट्स भी चल सकती हैं। ये है एसी पावर जो एक पैनल दे सकता है, और डीसी पावर जो है वो आपको एम्पेयर बता दिए कि इतने एम्पेयर डीसी में आप मैनेज कर सकते हैं और इतने आप एसी में मैनेज कर सकते हैं। तो एसी डीसी दोनों लोड आपको बता दिए कि एक पैनल क्या दे सकता है, इसकी कितनी कैपेसिटी है, सारी चीज़ें आपको बता दी हैं इसके बारे में। आई होप कि व्यूअर्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पे अगर आप नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाजमी दूसरों के साथ शेयर करें ताकि एक आम आदमी तक ये सोलर की सारी नॉलेज पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।